हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सबसे पहले ये बताइए कि प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं। मॉक टेस्ट देते हो तो एनालिसिस करते हो ना, देखते हो कि कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, आखिर गलती के पीछे मेरा रीजन क्या है, क्या कॉन्सेप्ट की कमी है, कैलकुलेशन की कमी है या असली मिस्टेक मुझसे हुई है। इन सारी चीजों पे मेरे प्यारे दोस्त आपको काम करना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं आज के अपने 10वें नंबर के प्रैक्टिस सेट को। और मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूं। टारगेट होता है कि बस आपके सामने से हर क्वेश्चन निकल पाए, जो आपसे पूछा जाए वो आपके सामने से मेरे प्यारे भाई निकल पाए। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत सारा स्वागत है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट से मुझे बताइए बगा क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने कहा है कि नमन ने एक दुकान से 720 रुपए में कुछ सेब खरीदे। उसने मोल तोल करके कीमत तय की और दुकानदार ने प्रति सेब 2 रुपए कम कर दिए। इस वजह से नमन पहले खरीदे गए सेब से 4 ज्यादा सेब खरीद सका। उसने शुरुआत में कितने सेब खरीदे थे वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। उसने शुरुआत में कितने सेब खरीदे थे मेरे प्यारे दोस्त, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। क्या इसे फटाफट से ऑप्शन से उधेड़ दोगे। अगर शुरुआत में उसने 48 सेब खरीदे थे तो मेरे भाई 720 रुपए में 48 सेब हैं, तो एक सेब की कीमत कितनी आ जाएगी। एक सेब की कीमत 12 छिंग 72 जीरो 12 चौक 48। क्या एक सेब की कीमत 15 रुपए आ जाएगी। अब उसने क्या है मेरे भाई, 4 सेब ज्यादा खरीदे। 4 सेब ज्यादा खरीदेगा तो क्या वो 52 सेब खरीदेगा। 52 से क्या ये 720 कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। तो अभी ये जवाब नहीं होगा। अगर मैं मान लूं कि शुरुआत में उसने 44 सेब खरीदे हैं तो क्या 44 से 720 कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। ये भी जवाब नहीं होगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं 36 से चेक करता हूं तो शुरुआत का मूल्य 20 रुपए आ जाता है। 36 के बाद 4 ज्यादा सेब खरीदे हैं तो 40 से डिवाइड करता हूं तो उसका 18 रुपए मूल्य आ जाता है। क्या उसका मूल्य 2 रुपए कम हो चुका है और क्वेश्चन ने भी 2 रुपए कम ही बोला है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर देंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर मेथड से जाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बैठेगी। इस क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन जो है चंद सेकंडों में हम लोग सॉल्व कर देंगे। जो 44 बता रहे हैं बिल्कुल गलत है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन एडवांस मैथ का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। फटाफट मुझे बताइए आराम से। बेटा मेथड से नहीं करेंगे, फिर हम लोगों को पता है शुरुआत की कीमत जो है वो x माननी पड़ेगी, बाद की कीमत जो है वो x+2 माननी पड़ेगी, दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा, वहां फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एक ट्राइंगल एबीसी में भुजा बीसी के समांतर सीधी रेखा AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q पर मिलती है। नजारा कुछ ऐसा है कि आप लोगों के सामने एक ट्राइंगल दिया हुआ है AB और C। BC के समांतर सीधी रेखा AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q पर मिलती है। BC के समांतर रेखा है। यहां से यह प्रूव होता है कि ये छुटकू ट्राइंगल जो है ये बड़े वाले ट्राइंगल के समरूप यानी सिमिलर है। AP बराबर QC है, ये दोनों साइड जो है वो बराबर दी गई है। AB की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर आप लोगों को दी गई है। AQ की लंबाई 2 सेंटीमीटर आप लोगों को दी गई है और आपसे CQ की लंबाई आपसे पूछी है, यानी ये लंबाई आपसे पूछी जा रही है। मेरे प्यारे दोस्त थोड़ी देर के लिए इसे x मानिए। अगर मैं रेशो देखता हूं x/12 बराबर मेरे भाई ये कितनी है, ये 2 है
और अपॉन में 2 प्लस एक्स हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, x 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। अब उसने मुझसे पूछा क्या है, सी क्यू की लंबाई, यानी वो x की लंबाई आपसे पूछना चाहता है। अगर x की लंबाई पूछना चाहता है तो ये सारे के सारे ऑप्शन x के होंगे। अगर x की वैल्यू को 6 मान लेता हूं तो 6 और 2 8 6 48 से ज्यादा हो जाएगा, 6 नहीं होगा। x की वैल्यू को 4 मान लेता हूं तो 4 4 प्लस 2 6, 4 की गुणा 6 में करूंगा 24 आएगा, यानी x की वैल्यू 4 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? x की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पीडीएफ नहीं मिली है? एक बार मुझे पीडीएफ का बताएंगे। पीडीएफ क्या आपको अभी तक नो प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ नहीं मिली है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, है ना? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब 50। देखिए, राम सुबह 70 पेज प्रति घंटे की दर से 200 पेज पढ़ता है, तो यानी उसे कितना समय लगता होगा 200 पेज पढ़ने में? 200 बटे 70 समय लगता होगा, यानी कि 20 बटे 7 घंटे लगते हैं। शाम को जब वह थका हुआ था तो उसने 30 पेज प्रति घंटे की दर से 200 पेज पढ़े। यहां भी 200 पेज पढ़े हैं, 30 पेज प्रति घंटे के हिसाब से पढ़े हैं, यहां इतना समय लगा होगा। अच्छा, उसने पूछा है प्रति घंटे पेजों में उसकी पढ़ने की औसत दर क्या थी, यानी वो 1 घंटे में कितने पेज पढ़ लेता है। तो टोटल पेजों की संख्या कितनी है भाई? 200 सुबह में पढ़े हैं, 200 शाम में पढ़े हैं, 400 पेज। अच्छा, ये बताइए कि उसे टोटल समय कितना लगा है 400 पेज को पढ़ने में? तो दोनों को जोड़ दीजिए, 7 3 21 आ जाएगा एलसीएम। यहां 3 की गुणा होगी, ये 60 हो जाएगा, और यहां 7 की गुणा होगी, 140 हो जाएगा। यानी टोटल जो समय लगा होगा वो 200 बटे 21 घंटे का लगा होगा। टोटल जो समय लगा होगा वो 200 बटे 21 घंटे का लगा होगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त, वो प्रति घंटे कितने पेज पढ़ता है? तो आप लोगों का जवाब होगा 42 पेज प्रति घंटे पढ़ता है। आप लोगों का जवाब होगा वो 42 पेज प्रति घंटे पढ़ता है मेरे भाई। ठीक है जी, चलिए। एक आपके सामने 2D का क्वेश्चन आया है, पहली बार आया है मेरे भाई। सर कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लास नहीं आती? आप एक बार खोलो तो सही। एक बार RWA SSC एग्जाम्स पे जहां आप क्लास ले रहे हैं उसकी उसका वीडियो सेक्शन खोलो, और वीडियो सेक्शन में आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्चुअल बूस्टर क्लास अब आती है या नहीं आती है। आपको वहां से सारी जानकारी मिलेगी। आज भी आई है वो, तो कल नहीं आई थी। किस कारण से मेरे प्यारे दोस्त? नहीं तो डेली जो है वो आपकी क्लास आपको मिल रही होती है। देखिए, एक समषटभुज क्या होता है भाई? हेक्सागन होता है ना? किसी खेत का क्षेत्रफल, क्या कोई मुझे बताएगा हेक्सागन का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहेंगे जी हेक्सागन का क्षेत्रफल जो होता है वो ये होता है। उसने कितना दिया है मेरे भाई? उसने जो दिया है वो 2400√3 दिया है। √3 से √3 कट जाएगा। 3 से काटोगे मेरे भाई 1200 बार कटे। 3 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 3 से काटोगे तो 800 बार कटेगा। 800 दूनी कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा, और 1600 का वर्गमूल निकालेंगे तो मेरे भाई 40 हो जाएगा। यानी हेक्सागन की साइड कितनी आ चुकी है? 40 मीटर आ चुकी है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? 16 रुपए 80 पैसे प्रति मीटर की दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या होगी? यानी पहले मुझे चारों ओर की लंबाई पता होनी चाहिए, यानी मेरे पास पेरीमीटर होना चाहिए। अगर एक भुजा 40 है तो 6 भुजाओं का योग 240 हो जाएगा मेरे भाई। अगर 1 मीटर के 16 रुपए 80 पैसे लगते हैं तो इतने मीटर के कितने हो जाएंगे? 24 अट्ठे 192 को 2 पीछे 9 यूनिट डिजिट से ही कर लेंगे। यूनिट डिजिट से ही कर लेंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 4032 रुपए। यानी कि टोटल चारों तरफ बाड़ लगाने का जो खर्चा आएगा, इसे बंद करना, टोटल चारों तरफ बाड़ लगाने का जो खर्च आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई? वो आ जाएगा 4032।
क्वेश्चन नंबर 5, जितनी देर मैं आप लोगों को करने के लिए देता हूं उतनी देर में आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। पेन जो है वो रुकना नहीं चाहिए मेरे भाई, है ना। मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो क्या मैं इस क्लास को लूं? अगर 60-70% भी सिलेबस कर चुके हो तो इस क्लास को लेने में कोई दिक्कत समस्या नहीं है मेरे प्यारे भाई। 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, ये बात आपने लिखी कि 4 पुरुष और 5 महिलाएं जो हैं एक काम को 15 दिन में कर सकती हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में, 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बाद में देखेंगे आगे का हिसाब किताब, पहले इफिशियंसी निकाल लेते हैं। 4 तिया 12 पुरुष, 9 दूनी 18 पुरुष, 18 में से 12 जाएंगे तो 6 पुरुष बच जाएंगे। 5 तिया 15 महिलाएं, 6 दूनी 12 महिलाएं, 15 में से 12 महिलाएं जाएंगी, 3 महिलाएं बच जाएंगी। यानी महिला और पुरुष की इफिशियंसी का रेशो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे इनकी इफिशियंसी का रेशो 2:1 आ जाएगा। अब जैसे ही इफिशियंसी का रेशो आ चुका है, एकदम से मेरे भाई टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क निकालेंगे मेरे भाई। एक पुरुष एक काम करता है तो 4 पुरुषों ने 4 काम, एक महिला 2 काम तो 5 महिलाओं ने 10 काम। एक दिन में 14 काम हुआ है तो 15 दिन में कितना काम? क्या इतना काम हो जाएगा? अब ये काम मुझे कराना किससे है? उसने कहा है कि बताइए उसी काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए, मुझे 7 दिनों में ये काम पूरा करना है, यानी कि मुझे एक दिन में 30 काम करना होगा। 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं को काम पर लगाना होगा? 4 पुरुषों ने अपना 4 काम कर दिया होगा, बाकी का काम महिलाएं करेंगी। अगर एक महिला 2 काम करती है तो 26 काम कितनी महिलाएं करेंगी? यानी मुझे उनके साथ 13 महिलाओं को और काम पे लगाना होगा। मुझे उनके साथ कितनी महिलाओं को और काम पे लगाना होगा? तो आप कह देंगे 13 महिलाओं को और काम पे लगाना होगा। एक आदमी नदी के पानी में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। स्थिर पानी में उसे यह दूरी तय करने में 12 मिनट लगते हैं, लेकिन बहती नदी में उसे 13 मिनट लगते हैं। मेरे भाई यहां से एक चीज सोचने वाली है कि जब पानी शांत है तो उसे 12 मिनट का समय लगता है, जब पानी शांत है तो उसे 12 मिनट का समय लगता है, लेकिन बहती नदी में उसे 13 मिनट लगते हैं। अगर शांत जल से ज्यादा समय लग रहा है तो वो जो बह रही है, वो जो जा रहा है, वो धारा के विपरीत जा रहा है। अगर शांत जल में उसे 12 मिनट का समय लग रहा था तो वो जो जा रहा है वो धारा के विपरीत जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप यहां से एक चीज समझेंगे, नदी के बहते पानी की गति क्या है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 1000 मीटर की दूरी है, और समय कितना लग रहा है? 12 मिनट लग रहा है भाई चला देने से। 12 मिनट लग रहा है तो इसे घंटे में कन्वर्ट करते हैं, घंटे में कन्वर्ट करते हैं मेरे भाई। 1 किलोमीटर की दूरी है, अगर 1 किलोमीटर की दूरी है और मेरे भाई 12 मिनट में इसे तय कर रहा है, तो जब मैं इसे घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से चाल क्या हो जाएगी? यहां से चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गई। अब उसने क्या कहा है? उसने क्या कहा है? उसने ये कहा है लेकिन बहती नदी में उसे 13 मिनट लगते हैं उसी 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। तो नदी के बहते पानी की गति क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बहते पानी की गति क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि x माइनस वाई, यानी 1 किलोमीटर में उसे कितना समय लगता है? 13 मिनट लगते हैं। तो क्या ये आपको दिया हुआ है? क्या इतना समय दिया हुआ है? x की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास? 5। आपसे वो y की वैल्यू पूछना चाह रहा है, आपसे वो y की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 माइनस 60 बटे 13। 13 पंजे 65 में से 60 जाएगा तो 5 बटे 13 हो जाएगा। 5 बटे 13 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहते पानी की चाल जो है, बहते पानी की चाल जो है वो कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 5 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से बताइए क्या होगा?
आराम से पढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को और बताइए। विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मैं से ज्ञात करने पर भागफल क्रम से ये आया है। ठीक है, अंतिम भाजक जो है वो आप लोगों को 29 दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का लय से आप लोगों को बताना है कि दोनों संख्याओं का लय से क्या होगा। देखते हैं क्या ऐसे क्वेश्चन में हमें जो ये भागफल का क्रम दिया हुआ है क्या हम लोग इसे उल्टा कर देंगे मेरे भाई। अंतिम भाजक हमें 29 दिया हुआ है तो 29 छिक्का कितने होते हैं, 9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5, 6 दूनी 12, 5 17, 174 हो जाएगा। फिर इस 174 को यहां हम लोग लेके आएंगे और इसमें मेरे भाई 29 को जोड़ देंगे तो आप लोग क्या कहेंगे, 4 चौक 16 को 6 हासिल 1, 7 चौक 28, 29 को 9 हासिल लगे 2, 4 एकम 4 2 6। अब इसमें जब हम 29 को जोड़ते हैं 9 और 6 15 को 5 हासिल 1, 10 2 12 को 2 हासिल 1, क्या ये वैल्यू 725 आएगी। अच्छा, अब इससे आगे सोल्व करने की जरूरत मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसने कहा है दोनों संख्याओं का एलसीएम बताइए। अगर दोनों संख्याओं का वो एलसीएम पूछना चाह रहा है तो क्या आंसर जो होगा वो इससे भी कटता होगा, क्योंकि उनमें से एक संख्या ये है दूसरी संख्या ये है, तो जो आंसर होगा वो क्या इससे भी कटेगा। तो आप कहेंगे जी इससे भी कटेगा, तो इससे कटने वाला आंसर अगर मैं 25 से काटूं तो 25 दूनी 50 होता है, 22 बचेगा, 25 निम्मा 225, यानी 25 से कटने वाला ही आंसर हो जाएगा। 25 से ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या 25 से ये कटेगा, नहीं कटेगा। ये कटेगा, नहीं कटेगा। ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 22,475 हो जाएगा। 22,475 हो जाएगा। ठीक है, 29 का देखने की आवश्यकता नहीं थी, 29 की कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने यहां से आके चेक कर लिया, वैसे तो अंतिम भाजक 29 है तो 29 से भी कटेगा उसका एलसीएम, लेकिन मुझे 29 से चेक करने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहां आके आराम से देख लूंगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने जो है मेरे प्यारे दोस्त ये डीआई का क्वेश्चन है। एक बार मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, फटाफट बताइए। कर लेंगे उसे, आराम से कर लेंगे मेरे भाई, आराम से कर लेंगे। हाँ, वो शायद डायग्राम में ही हम लोगों से गड़बड़ी होगी, उसे देख लेंगे, कोई दिक्कत का विषय नहीं है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। फोटो में ही थोड़ी बहुत गड़बड़ी होगी। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ने कहा है निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग कंपनियां, इसमें कुल संख्या और पुरुषों और महिलाओं के प्रतिशत दर्शाती है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। कंपनी ए, सी और ई में मिलाकर महिलाओं की संख्या कितनी है। अगर कंपनी ए में महिलाओं की संख्या की बात करूं तो 25%, जब 25% निकालूंगा तो 150 आ जाएगी। सी में 700 का 30% निकालूंगा तो 210 आ जाएगी, और ई में 850 का 40% निकालूंगा मेरे भाई तो 5 चौक 20 को 0 हासिल लगे 2, 8 चौक 32 और 2 34 आ जाएगी। टोटल महिलाओं की संख्या 50 और 10 60 और 40, 100 को 00 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 2 4 3 7, यानी टोटल महिलाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 700 आ जाएगी। बेहद आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। भाई साहब अभी देख लेंगे, थोड़ा सा वेट कर लो मेरे भाई, थोड़ा सा वेट कर लो। आ जाता है कभी कभी, ऐसा होता है, बहुत सामने चीजें लिखी रहती हैं, एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं करती है, इसलिए कहा जाता है कि एकदम से छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। केशव, सुरजीत और थॉमस ने 2 3 4 अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यानी मेरे प्यारे दोस्त कैपिटल का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, कैपिटल का रेशो मेरे प्यारे दोस्त ये है। ठीक है, उनके निवेश की अवधि का अनुपात टाइम का रेशो जो दिया हुआ है वो 5 6 9 दिया हुआ है। लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रखरखाव पर खर्च हुआ, शेष लाभ आपस में बांटा गया। मेरे भाई कैपिटल इनटू टाइम ही प्रॉफिट होता है, तो यहां इसको मिलने वाला प्रॉफिट 18, इसको मिलने वाला प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि प्रॉफिट का रेशो क्या आएगा, तो प्रॉफिट का रेशो मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगा। उसने कहा यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्सों में अंतर, यानी पहले दो के लाभ के हिस्सों में अंतर मेरे हिसाब से 4 है,
उसने कितना दिया है 7264 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू 4 एकम 4 होगा, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32 होगा, 4 एकम 4, 4 छिंग 24 हो जाएगा। अब उसने कहा है कुल लाभ कितना है, यानी इनमें जो लाभ बटा है वो 80% लाभ बटा है, क्योंकि 20% उन्होंने रख रखाव के लिए रख लिया है मेरे भाई। तो इनमें बटने वाला लाभ 18 और 9 27 और 5, अगर एक पार्ट की वैल्यू इतनी है तो 32 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? क्या इनमें बटने वाला प्रॉफिट आ जाएगा? और इनमें जो बटा है वो 80% वैल्यू बटी है, तो क्या 1% की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो 100% कितना, यही टोटल लाभ हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से देखूं 20 पंजे 80 होगा, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 4 अट्ठे 32 होता है, 8 पंजे 40, एक जीरो आएगी और एक जीरो आएगी, तो 4 6 चौक 24, पीछे 40 आ रहा है और पीछे 40 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं भाई साहब, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बेहद आसान क्वेश्चन है। मैं फिर से कहता हूं, अगर नहीं हुआ है तो मतलब बेहद आसान क्वेश्चन है, दिमाग में क्लिक एकदम से नहीं किया है ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसके चारों वर्टेक्स जो हैं वो वृत्त की परिधि पर होते हैं, वृत्त की परिधि पर होते हैं चारों के चारों वर्टेक्स। ये ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं सी, इसको ले लेते हैं डी। वृत्त पर बिंदु ए और सी से बनी स्पर्श रेखाएं, हम उस बार उस तरफ बना रहे थे मेरे भाई, वो गलती से शायद हम गलत कर रहे थे, यहां हम लोग बना लेते हैं, उस तरफ से भी आंसर आ जाएगा। ये स्पर्श रेखा ही हम लोग मान लेते हैं, ये रही स्पर्श रेखा। एबीसी जो दिया हुआ है इन्होंने 58 दिया हुआ है, एबीसी जो दिया हुआ है इन्होंने 58 दिया हुआ है। एपीसी का मान पूछा है, मैंने लाखों बार कराया है क्वेश्चन, लाखों बार कह देते हैं जिसे मेरे भाई, ठीक है। आप लोग ये बात जानते होंगे कि यहां जो बना हुआ कोण होता है, यहां मैं सेंटर मान लेता हूं मेरे प्यारे दोस्त, ये सेंटर है ओ, यहां जो बना हुआ कोण होता है वो हमेशा इसका डबल होता है, 116 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा क्या? अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये कोण कितने डिग्री का होता है? जहां टेंजेंट डलती है और ये सेंटर है, सेंटर से टेंजेंट पर कोण कितने डिग्री का होता है? आप कहेंगे 90 डिग्री का। और टेंजेंट, यहां टेंजेंट डली हुई है, सेंटर से अगर उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। और मैंने आपको लाखों बार ये चीज बताई है, अगर ये दोनों 90 डिग्री के होते हैं तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 116 है तो 180 में से 116 घटा दो, 64 आ जाएगा। और जो हम पहले कर रहे थे ना, उसमें भी ऐसा हो जाता, उसमें भी ऐसा हो जाता मेरे भाई, वहां ये चीजें हम लोगों से मिसिंग थी मेरे भाई। आपको ये बताया गया है कि अगर ये टेंजेंट है, सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो यहां बनने वाला कोण हमेशा 90 होता है। अगर ये दोनों साइड 90 बनेगा तो इन दोनों का सम जो है वो कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। अगर ये 58 है तो सेंटर पे बना कोण जस्ट इसका डबल होता है, वो 116 हो जाएगा। और अगर 116 है तो इन दोनों का सम 180 आने के लिए 180 में से इसको घटा देंगे, ये 64 हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई, अगर कोई चीज एकदम से दिमाग में नहीं आ रही है, बहुत बार हो जाता है नहीं आती है दिमाग में, तो आगे बढ़ जाओ, दोबारा से लौट के आओगे तो वो जरूर आपके दिमाग में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बेटा वो उस तरफ भी हो सकती है, उस तरफ से भी हो जाएगा। अगर आपको ये लगता है ना जी उस तरफ नहीं हो सकती, क्या उस तरफ भी हो सकती है? उस तरफ क्यों नहीं हो सकती? देखो, अगर मैं आपसे कहूं ये मेरे भाई ये एक वृत्त है, यहां एक एबीसीडी मैं क्या ले लेता हूं, एबीसीडी जो है वो मैं एक क्या ले लेता हूं, ये एक चक्रीय चतुर्भुज ले लेता हूं, यहां एक खींच देता हूं, एक सीपी टेंजेंट खींच देता हूं। ये वाला पॉइंट कितना दिया है? 58 दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने इसको ही बना लिया, ये 58 है तो ये कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा, ये 116 हो जाएगा। अब आप ये चीज समझो, फिर आपको ना इसको थोड़ा सा उल्टा लेना पड़ेगा, फिर आपको ये लेना पड़ेगा, ये 58 यहां से ये 58 इस तरफ नहीं बनेगी मेरे भाई, इस तरफ नहीं बनेगी, क्योंकि अगर ये 58 है तो ये आप देखोगे कितना, अगर मैं आपसे ये कहता हूं ये 58 हो गया तो 180 में से घटाइए, अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180। 180 में से 58 घटाइए, 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेगा, यहां 17 में से 5 जाएंगे, क्या ये 122 हो जाएगा? तो यहां जो बना हुआ कोण हो जाएगा ये 244 हो जाएगा। फिर
122 का दुगना कितना होता है? 244 होता है मेरे भाई। ये जो बना हुआ कौन हो जाएगा? 244 हो जाएगा। और जब ये 244 हो जाएगा तो फिर भी 116 ही रहेगा, फिर भी 116 ही रहेगा, क्योंकि पूरा कोण जो होता है वो 360 का होता है। अगर दूसरी साइड बनेगी तो दूसरी साइड इस तरीके से बन रही होगी, ये 58 है, इसके सामने का एंगल 122 हो जाएगा, दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर यहां 122 बन रहा है तो ये कोण 244, सेंटर पे बना कोण 244 होगा। और मेरे भाई 180 ये होता है तो इससे बड़ा ही 244 होगा, यानी ये वाला एंगल 244 होगा, तो अंदर वाला एंगल 116 हो जाएगा। 360 में से 244 घटा देंगे तो ये 116 हो जाएगा। ये 90 है, ये 90 है, ये 116 है, तो ये कितना? 180 माइनस 116 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया है, दोनों तरीके से आप सोच सकते थे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, बिक्री प्रस्ताव के तहत नगद में भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर तनवीर को 32% छूट का प्रस्ताव दिया गया। यानी जो भी नगद में भुगतान किया जाएगा उस पे 32% की छूट दी जाएगी, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर इतना जोड़ना पड़ेगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हो तो इतना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, यदि तनवीर ने अंकित मूल्य का 75% नगद और शेष क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया, तो मेरे भाई 75% की फ्रैक्शन क्या होती है? क्या आप कहेंगे 3/4? यानी अगर टोटल 4 रुपए भुगतान करना था तो नगद में कितना किया होगा? नगद में मेरे भाई 3 रुपए का भुगतान किया होगा, और मेरे भाई क्रेडिट कार्ड से कितने का भुगतान किया होगा? 1 का। अब क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इसके आगे 2 जीरो आराम से लगा लेते हैं। उसने कहा इस पे तो 32% की छूट मिलती है। अगर 32% की छूट मिलती है तो यहां 96 रुपए की छूट मिल जाती है, यानी कि 204 रुपए का यहां भुगतान किया गया होगा। यहां 1.2% ज्यादा देना पड़ता है, 1.2% ज्यादा देना पड़ता है, यानी यहां 101.2 रुपए देने पड़ते होंगे। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? उसका कुल अंतिम भुगतान ये है, अंकित मूल्य का कितने प्रतिशत है मेरे भाई? तो अंकित कुल भुगतान कितना हो जाएगा? 305.2 हो जाएगा। अंकित मूल्य कितना है? 400 है, इसका कितने परसेंट है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 सत्ते 28 होगा, 4 छिंग 24 होगा, 4 तिया 12, यानी कितना परसेंट है? तो आप कहेंगे उसका कुल भुगतान जो है अंकित परसेंट का 76.3% है। कितना है भाई? 76.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा बच्चे। देखिए, अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय और एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रही हैं। एक की चाल है 8 मीटर पर सेकंड और दूसरी की चाल है 6 मीटर पर सेकंड मेरे भाई। यदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 960 मीटर है तो वे अलग अलग मिलन बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगी? वो अलग अलग मिलन बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगी? जब भी अलग अलग मिलन बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगी ये आपसे पूछा जाए तो उनकी स्पीड का रेशो निकाल लेना, उनकी स्पीड का रेशो निकाल लेना। अगर वो विपरीत दिशा में जा रही हैं तो इन्हें जोड़ देना, और अगर वो सेम दिशा में जा रही हैं तो इन्हें घटा देना। क्वेश्चन में मेरे भाई, क्वेश्चन में वो विपरीत दिशा में जा रही हैं तो मेरे भाई वो 7 बार एक साथ मिल रही होंगी, वो 7 बार मेरे प्यारे दोस्त एक साथ मिल रही होंगी। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था। आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आराम से। हाँ, आराम से इस क्वेश्चन को
सॉल्व करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे प्यारे साथी, यहां आप लोग देखेंगे कि बेस जो है वो समान है, दोनों जगह बेस समान है, तो क्या आप पावर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अब ध्यान से सुनिएगा, मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, डायरेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई। 3 की गुणा 2 में करिए 6x हो जाएगा, 6 की गुणा -3/4 में करिए माइनस का 18/4 हो जाएगा, जिसे सॉल्व करके हम माइनस का 9/2x लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे किया मैंने? 3 दूनी 6, 6 तिया 18/4 मतलब माइनस का 9/2x लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27/4 माइनस का आएगा, माइनस का 27/4 आएगा। 3 तिया 9 तिया 27/4 माइनस इज इक्वल टू, यहां देखिए 3 दूनी 6, 6 छंग 36, 3 दूनी 6, 6 छंग 36 माइनस के 36x/15, माइनस के 36x/15 होता है माइनस के 12x/5 होता है। यहां देखिए 7 दूनी 14, 14 छिंग 84, 84/15, 84/15 का मतलब होता है माइनस के 28/5। 84/15 का मतलब होता है 3 से काटेंगे 28 बार, 3 से काटेंगे 5 बार। ठीक है, दोनों पावर में है इसलिए दोनों को बराबर लिख देंगे। पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है मेरे भाई। इसे इधर ले आइए, 12x/5 माइनस का 9/2x हो जाएगा, और इसे उधर ले जाइए 27/4 माइनस का 28/5 हो जाएगा। बेटा देख लेना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हुई हो। ठीक है, अब देखना थोड़ा सा, 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा, 5 दूनी 10, 24x आएगा, माइनस 45x आएगा। 5 और 4 का एलसीएम 20 आएगा, 4 पंजे 20, 27 पंजे 135 आएगा, माइनस 5 चौक 20, 28 चौक 112 आएगा। 135 में से 112 जाएगा तो कितना बचेगा? 23 बचेगा मेरे भाई, और नीचे कितना बच रहा है? 20 बच रहा है। ठीक है, आपने देखा कि यहां से कितना काट देंगे? 10 दूनी 20 बार कट जाएगा। 45 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 45 में से 24 जाएगा तो मेरे भाई माइनस का 23x बचेगा, माइनस का 21x बचेगा, माइनस 21x, और उधर क्या है? 23/2 है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से 42x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 23 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? और यही वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है। अगर मैं यहां -42x की वैल्यू रखूं, -23 रखूं, पहले से ही माइनस है, 23 और 2 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप ये चीज समझिए, यहां भी 2/3 है मेरे प्यारे साथी, यहां भी 2/3 है। तो पावर अगर बेस सेम है तो पावर जो होंगी वो इक्वल होंगी। पहले मैंने 3 की गुणा 2 में करी 6x, 6x की गुणा इसमें करी तो माइनस का 18x/4, 2 से काटेंगे माइनस का 9x/2, 3 तिया 9, 9 तिया 27, माइनस का 27/4 लिख दिया। अब देखिए 2 तिया 6, 6 छंग 36/15 आएगा, 36/15 का मतलब 12/5x होता है। 2 सत्ते 14, 14 छिंग 84/15 आएगा, काटोगे तो माइनस का 28/5 होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ ले जाइए, एक्स की वैल्यू को एक तरफ ले आइए, क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे क्या कहना चाह रहा है, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक बर्तन तरल से भरा है जिसमें 5 भाग पानी है और 11 भाग सिरप है। मिश्रण के कितने भाग को निकालकर जल से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए ताकि मिश्रण 3:2 के अनुपात में सिरप और पानी बन जाए? एलिगेशन लगा देंगे मेरे भाई। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मैं पानी पे एलिगेशन लगाता हूं तो पानी कितना है? 5, कितने में? टोटल 16 में। पानी कितना है? 5 है, टोटल कितने में? 16 में। अच्छा मिलाना क्या है? पानी मिलाना है, पानी मिलाना है तो 1 भाग मिलाना है। बना कितना है पानी? पानी बना है मेरे भाई 2, कितने में? टोटल 5 में। 2 टोटल 5 में। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां एलिगेशन लगा दीजिए, 80 से गुणा कर दीजिए आप लोग। आप कहेंगे जी 80 से क्यों गुणा की है?
तो 80 से, इसलिए 16 और 5 का एलसीएम 80 होता है। तो मेरे भाई 80 से यहां गुणा कर दीजिए। तो आपने कहा 16 पंजे 80 हो जाएगा, ये 80 है, 5 से काटेंगे 16 बार, 16 दूनी 32 में से 25 जाएगा तो 7 बचेगा, और 80 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 80 में से 32 जाएगा तो 48 बचेगा। अब ये वो है जो शुरुआत की कैपेसिटी थी, और ये वो है जो मिलाई गई कैपेसिटी है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि मिश्रण के कितने भाग को निकालकर जल से प्रतिस्थापित किया जाए। तो मेरे भाई ये 7 भाग मिलाए जा रहे हैं, टोटल कितने भाग में, 48 और 7 55 में। तो इतने को प्रतिस्थापित कर दो, रेशो जो आप चाहते हो वो बन जाएगा, रेशो आप जो चाहते हो वो बन जाएगा मेरे भाई, एलिगेशन लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 15। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है मेरे प्यारे दोस्त कि पी की शादी 15 साल पहले हुई थी, आज उसकी उम्र उसकी शादी के समय की उम्र से 5 एकम 5 और 3 8/5 गुना है। यानी अगर शादी के समय 8/5 गुना का मतलब है अगर शादी के समय 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी, अब 8 हो जाएगी। अगर पी की उम्र शादी के समय 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 15 साल पहले हुई थी, यानी इनमें गैप जो है वो 15 साल का है, मेरे हिसाब से 3 साल का है। 3 बराबर 15 तो 1 बराबर 5, यानी शादी के समय ये 25 साल का था पी, और ये अब जो है ये 40 साल का है। ठीक है, वर्तमान में उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र के 1/5 के बराबर है, उसकी उम्र के 1/5 यानी 8 साल का बेटा है। 4 साल पहले उसके बेटे की उम्र 4 साल हो जाएगी। पी की उम्र की अंश के रूप में क्या थी, पी की उस समय की उम्र के अंश के रूप में क्या थी, अगर 4 साल पहले पी की उम्र पूछूं तो मेरे भाई 36 का हो जाएगी। तो वो इन दोनों का जस्ट रेशियो पूछना चाह रहा है, बेटे की उम्र और पी की उम्र का जस्ट रेशियो पूछना चाह रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसे तो बना ही ले जाएंगे, है ना मेरे प्यारे दोस्त। जब भी x + 1/x2 के बराबर होता है तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि दोनों वैल्यूज को हमें 1 लेना है, तभी तो मेरे भाई 1 + 1 जुड़ेगा तो 2 आएगा। तो मेरे भाई अगर दोनों वैल्यूज को 1 लेना है तो 1 + 4 क्या ये 5 हो जाएगा, 1 - 4 यानी कि -15 हो जाएगा। अगर 5 की गुणा -3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए, देखिए किसी कंपनी में काम करने वाली एक महिला को 70 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर आयामों वाले मोम के एक आयताकार ठोस की आपूर्ति की गई ताकि वह बेलनाकार मोमबत्तियां बना सके। घनाभ से, क्यूबॉइड से हम लोग जो है वो सिलेंडर बना रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो मोमबत्ती की संख्या कितनी होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। जब भी एक 3D फिगर से दूसरी 3D फिगर बनाई जाती है तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल होते हैं। लेंथ कितनी है उसकी, 70 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है, 44 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और उससे n मोमबत्ती बनाई जा रही हैं। एक मोमबत्ती का आयतन होगा πr²h, डायमीटर 14 है, रेडियस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और ये लेंथ जो है ये हाइट जो है यही लेंथ का काम करती है मेरे भाई। ठीक है, देखिए 20 से 20 उड़ गया, 7 से 7 बार उड़ गया, 7 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 22 से 2 बार कटेगा, यानी मोमबत्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे मोमबत्तियों की संख्या 20 आ जाएगी। मोमबत्तियों की संख्या जो है वो 20 आ जाएगी मेरे भाई। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किसी विद्यालय में कक्षा X के सेक्शन A से कुछ छात्रों को सेक्शन B में स्थानांतरित किया जाता है और इस तरह सेक्शन B में छात्रों की संख्या में 12% की वृद्धि होती है।
अच्छा, सेक्शन बी में 12% की वृद्धि का मतलब क्या है मेरे भाई? यानी कि 12% का मतलब होता है 3/25। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। यानी 25 से 3 बढ़ के कितने हो जाते हैं? 25 से 3 बढ़ के 28 हो जाते हैं कक्षा बी में। उसने कहा लेकिन बाद में चरण में उन सभी को वापस सेक्शन ए में स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी वो जो 3 छात्र गए थे उनको वापस से ए में भेज दिया जाता है। तो सेक्शन बी के छात्रों की संख्या में हुई प्रतिशत में कमी बताइए कितनी होगी? तो मुझे ये बताइए, पहले 25 से 28 हुए, अब वापस भेज दिया गया तो क्या 3 कम कर दिए गए? किससे कम कर दी गई? 28 से कम कर दिए गए, तो 100 से कितना हो जाएंगे? तो 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 7 बार, यानी कि 75/7 हो जाएगा। और 75/7 का मतलब क्या होता है? 10.71 होता है। 10.71 होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? जब हम 4 की पावर 50 प्लस 7 की पावर 50 को 65 से भाग देते हैं, रिकॉर्ड क्लास थोड़ी ना है मेरे भाई, शेषफल क्या होता है? रिमाइंडर क्या आएगा वो बताइए मेरे भाई। रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, वो बताएंगे एक बार आप लोग। देखिए मेरे प्यारे भाई, आप लोग जानते होंगे कि a की पावर n प्लस b की पावर n, और अगर n एक विषम संख्या है, n एक ओड नंबर है, तो ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होती है? ये संख्या हमेशा a प्लस b से डिवाइड होती है। इतनी बात आप लोग जानते हैं। अगर मैं इसे लिखना चाहूं, 4 का स्क्वायर पावर को 25 लिख सकता हूं। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो 7 का स्क्वायर पावर को 25 लिख सकता हूं। ये 16 की पावर 25 हो जाएगा, ये 49 की पावर 25 हो जाएगा। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो a की पावर n प्लस b की पावर n किससे डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे 16 प्लस 49 से डिवाइड होगा, यानी 65 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा बच्चे? हाँ, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चक्रवृद्धि ब्याज का एक अच्छा क्वेश्चन प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? किसी व्यक्ति ने कोई निश्चित राशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4,000 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 7700 रुपए का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए तैयार हुआ। ठीक है, यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली ब्याज दर 10% वार्षिक है तो उधार ली गई राशि कितनी होगी? वो आपसे उधार ली गई राशि पूछ रहा है। देखिए ध्यान से, मुझे नहीं पता उधार ली गई राशि कितनी है। क्या 1 साल बाद राशि 10% के हिसाब से 10 से 1 बढ़ के 11 हो गई होगी? अगर वो कह रहा है कि पहले साल के अंत में उसने 4,000 चुका दिए, अब ये 4,000 चुका दिए हैं, तो क्या उसके ऊपर इतना बकाया रह गया? अगले साल फिर से मेरे भाई राशि फिर से मेरे भाई 10 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। दूसरे वर्ष के अंत में 7700 का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए तैयार हुआ, यानी दूसरे वर्ष के अंत में वो कह रहा है कि 7700 रुपए राशि टोटल हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से देखूं तो 11 सत्ते 77 होगा, ये 700 हो जाएगा। 700 की गुणा 10 में होगी 7,000 हो जाएगा। ये -4,000 है, इधर आके +4,000 हो जाएगा। ये 11,000 आ चुका है मेरे प्यारे भाई। ये 10 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 11 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या आप कह सकते हैं उसने जो राशि उधार ली होगी वो 10,000 हो जाएगी। उधार ली होगी वो 10,000 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, फटाफट बताइए। मिश्रण का एक और क्वेश्चन, या रेशो का भी आप कह सकते हैं, जिसका मन करे उसका कह सकते हैं मेरे भाई। देखिए, एक कप में रस और पानी का अनुपात, अगर मैं बात करूं रस और पानी का अनुपात, तो कितना दिया हुआ है? आप कहेंगे 5:2 दिया हुआ है। ठीक है,
जबकि उसकी धारिता के दूसरे उसी धारिता यानी दोनों का वॉल्यूम जो है वो बराबर है, दूसरे कप में उनका अनुपात जो है वो 7:4 दिया हुआ है, दूसरे कप में उनका अनुपात 7:4 दिया हुआ है। यदि दोनों कपों की सामग्री एक बर्तन में डाल दी जाती है मेरे भाई, तो बर्तन में पानी का रस से अनुपात क्या होगा? पानी का रस से अनुपात क्या होगा मेरे भाई? ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी कैपेसिटी कितनी है? आप कहेंगे 7। इसकी कैपेसिटी कितनी है? आप कहेंगे 11। पहले इनकी कैपेसिटी को बराबर कर लो, क्योंकि उसने बोला है बराबर धारिता। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां हमने 11 की गुणा कर ली है, यहां हमने मेरे भाई 7 की गुणा कर ली है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये समझिए, ये कितनी होगी? 55, ये कितनी होगी? 49। तो 55 और 49 कितनी? 9 और 5 14 को 4, हासिल 1, 5 4 9 और 1 10 हो जाएगी। 22 और 28 कितनी? 28 और 2 30 और 2 30 और 20 50 हो जाएगी। उसने पूछा है बर्तन में पानी का रस से अनुपात, पानी कितना है? 50 और रस कितना है? 104, यानी रेशो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 25/52, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से पढ़िएगा, आराम से जानिएगा और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए उसने कहा है मेरे प्यारे दोस्त cos 9 है, यहां sin 81 है, यहां दिया हुआ है sec 9 दिया हुआ है, cosec 81 दिया हुआ है, नीचे 2 sin स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 दिया हुआ है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर इन दोनों में से 2 कॉमन ले दिया जाए तो इस साइन स्क्वायर 27 को cos स्क्वायर 63 लिखा जा सकता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो क्या मैं इन दोनों को काट के 2 लिख सकता हूं? और 2 और 1 जुड़ेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे 3 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई? नीचे 3 आ जाएगा। ऊपर देखिए, क्या ये साइन 81 है? साइन 81 साइन 81 कितना हो जाएगा? साइन 81 साइन 81 कितना हो जाएगा? 2 साइन 81 हो जाएगा। अब sec 9 को cosec 81 लिख सकता हूं, cosec 81 cosec 81 2 cosec 81 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। साइन 81 से cosec 81 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 2 दूनी 4/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका पाइप तथा टंकी का क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे भाई? 2 इनलेट पाइप अलग अलग चलाने पर एक कुंड को क्रमशः 8 घंटे और 10 घंटे में पूरी तरह भर सकते हैं। पहला वाला पाइप 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा वाला पाइप 10 घंटे में पूरी तरह भर सकते हैं। अगर मैं 8 और 10 का एलसीएम पूछूं तो आप कहेंगे 40 आ जाएगा। ये 1 घंटे में 5 भरेगा, ये 1 घंटे में 4 भरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें 2 घंटे के लिए चलाया जाता है और इसके बाद दूसरा पाइप बंद कर दिया जाता है। उन्हें 2 घंटे के लिए चलाया गया, अगर 1 घंटे में 9 लीटर तो 2 घंटे में 18 लीटर भर देंगे। इसके बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया गया मेरे भाई, ठीक है, और एक आउटलेट पाइप खोल दिया जाता है जो 20 घंटे में पूरी तरह से भरे हुए कुंड को पूरी तरह से खाली कर देता है। 20 घंटे में, यानी सी की कैपेसिटी आ जाएगी, ये 40 लीटर पानी 20 घंटे में निकाल देता है, यानी ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकालता होगा। आउटलेट पाइप को खोलने तत्काल बाद से कुंड को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा? ये 5 लीटर भरेगा क्योंकि इसको बंद कर दिया है, 2 लीटर निकाल देगा, यानी टंकी में पहुंचा होगा 3 लीटर। 18 लीटर टंकी में भर चुका है, बचा कितना होगा? 22 लीटर। 3 लीटर के हिसाब से कितनी देर में भर जाएगा? तो आप कहेंगे 3 सत्ते 21 और 1 22। इसे मेरे प्यारे दोस्त आप लोग मिनट में बनाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या कहने वाले हैं? 7 घंटे 20 मिनट में भर जाएगा। वो जो शेष बचा हुआ था
तत्काल बाद से कुंड को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा, जब वो आउटलेट पाइप खोला गया उसके बाद से टोटल समय कितना लगेगा, तो आप कहेंगे 7 घंटे 20 मिनट। लेकिन अगर उसने शुरुआत से पूछा होता तो फिर 9 घंटे 20 मिनट होता, क्योंकि 2 घंटे यहां चल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहना चाह रहा है भाई? केंद्र O वाले वृत्त पर बिंदु ABC इस प्रकार स्थित है कि एंगल BOC 84 डिग्री है। एंगल BOC 84 डिग्री है। एंगल BOC 84 डिग्री है। ये सेंटर ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं। ABC इस प्रकार स्थित है, तो यहां कहीं AB होगा मेरे भाई, यहां कहीं A होगा, सीक्वेंस में है ABC। उसने कहा है यदि बिंदु D तक AC को इस प्रकार बढ़ाया जाता है, AC को इस प्रकार बढ़ाया जाता है बिंदु D तक, कि एंगल BDC जो है वो 40 डिग्री हो जाता है। एंगल BD और C ये वाला 40 डिग्री हो जाता है, ये वाला 40 डिग्री हो जाता है। तो एंगल ABD का माप कितना होगा? ABD ये वाला माप कितना होगा? ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये कितना दे रखा है? 84 दे रखा है। अगर यहां 84 बन रहा है तो परिधि पे इसका आधा बन रहा होगा, 42 डिग्री बन रहा होगा। ये 84 है तो ये 42 डिग्री होगा। अगर इस वाले ट्राइंगल को थोड़ा सा गौर से देखो तो क्या ये पूरा ट्राइंगल बना हुआ है? तो आप कहेंगे जी पूरा ट्राइंगल बना हुआ है। अगर दो एंगल्स का सम 82 है, 42 और 40 82, तो तीसरा एंगल कितने का हो जाएगा? 180 माइनस 82, यानी तीसरा वाला एंगल जो है वो 98 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन ने कहा है दो सकेंद्रित वृत्त। सकेंद्रित वृत्त कौन से होते हैं जी? कॉन्सेंट्रिक सर्किल कौन से होते हैं? जिनके सेंटर समान होते हैं, जिनके सेंटर समान होते हैं मेरे भाई, जिनके सेंटर समान होते हैं, ये कहलाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ठीक है, परिबद्ध वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या होता है इसका क्षेत्रफल? पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अगर बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर है और स्मॉल आर अंदर वाले की रेडियस है मेरे भाई। उसने कहा है ये कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है 3080। ठीक है, पाई इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आएगा, 22/7 हो जाएगा। यदि वृत्ताकार मार्ग के बाहरी सिरे की त्रिज्या और आंतरिक सिरे की त्रिज्या के बीच अंतर 10 मीटर है, तो क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है? क्या मैं a प्लस बी a माइनस बी लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 दी हुई है। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो दोनों त्रिज्याओं का योगफल पूछा है, यानी वो ये वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। तो मेरे भाई यहां से 0 से 0 कट जाएगा, 22 से कम 22 होगा, 22 चौक 88, 14 सत्ते 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 सत्ते 98 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मेरे भाई होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आज हम लोगों को 25 क्वेश्चन करने थे मेरे भाई। एक क्वेश्चन जो ज्योमेट्री का है मेरे भाई, उसमें चीजें जो है वो दिमाग से एकदम स्लिप हुई है, मतलब दिमाग ने काम नहीं किया वहां पे एकदम, है ना। सब चीजें सामने थी लेकिन एकदम से बिल्कुल दिमाग में क्लिक ही नहीं किया कि आगे बढ़ना कैसे है। तो वो मेरे प्यारे दोस्त किसी के साथ भी घट सकता है, उसमें मुझे एक्सेप्ट करने में जरा सा भी परहेज नहीं होता कि ये चीज़ दिमाग में क्लिक नहीं कर रही है। उस चीज़ से आपके लिए भी ये कहूँगा कि आप भी अगर कोई चीज़ दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं करती है तो तुरंत आगे बढ़ जाया करो। दोबारा से घूम के आओगे तो वो चीज़ हमेशा होगी। अगर वो चीज़ आपकी नॉलेज में है, वो चीज़ पे आपने काम किया है, उस चीज़ को आप जानते हैं, तो वो ज़रूर होगी। ठीक है मेरे भाई, तो मिलेंगे दोस्त कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।